हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएसएसबी का दास ग्रेड 2 जिसका पोस्ट कोड 804/26 है, उसका एग्जाम जो है आउट हो चुका है। तो गाइज, अभी आपके पास मात्र 25 दिन से कम समय बचा है। तो गाइज, इस समय में मैंने आपके लिए डिटेल से स्ट्रेटेजी बना दी है, उसको उस वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। अब आपको पता है कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, क्योंकि गाइस अभी आपको टाइम मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको डिटेल से स्ट्रेटेजी इस वीकेंड की दे दी है और उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, और मैंने आपको वहां पर बोला है कि हिंदी के लिए आपको चिंता करने वाली कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। पूरा आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं हिंदी के लिए आपको पहले तो वोकैबुलरी वाला पार्ट कवर करा देता हूँ। ये 10 से 15 दिनों में आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट हो जाएगा और इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दूंगा, ताकि जिसका आपका ग्रामर वाला पोर्शन भी है, जो व्याकरण वाला पार्ट भी है, वो कवर हो जाए। आपको पूरा बेसिक से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, खासकर हिंदी के अंदर। हिंदी में आप सिर्फ प्रैक्टिस भी करोगे जब भी आपका हो जाएगा। इसके अंदर मेनली जो है वोकैबुलरी वाला पार्ट, जो कि शब्दावली वाला पार्ट जो है वो टफ होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में ये आपका लेक्चर 2 रहने वाला है। इससे पहले पर्यायवाची का लेक्चर 1 आपको पहले ही प्रोवाइड किया जा चुका है। ये आपका लेक्चर 2 रहेगा। ठीक है, अब गाइस हम इसको डिटेल से देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। जितना ज्यादा शेयर करोगे, आपको डेली बेसिस पर आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी आपके स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, मैं आपको 1000 से भी ज्यादा इसके अंदर आपको पर्यायवाची करा दूंगा। फिर इसके बाद आपको क्या बोलते हैं, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब मेरे को थोड़ा इंग्लिश वाले वर्ड में बोल रहा हूँ। शब्दावली, जितने भी इंपॉर्टेंट शब्दावली है ना, वो आपको इस चैनल पर कराया जाएगा। ठीक है, तो पहला वर्ड है आपका अंक। अंक आप जानते हो, अंक किसको बोलते हैं। आप किसी को नंबरिंग दे सकते हो, काउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरीज के लिए या फिर किसी मार्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या है, मार्किंग करना, मार्क, किसी चीज को चिन्हित करना, ये आपका अंक कहलाता है। अब इसके पर्यायवाची देख लो। इसके पर्यायवाची में पहला है आपका संख्या। संख्या को आप पर्यायवाची बोल सकते हैं किसका, अंक का। तो इसका एग्जाम्पल भी आपको जरूरी याद रखना है, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रखो। मेरी कक्षा में अंक 1 से लेकर 40 तक लिखे हैं। ठीक है, किसी वस्तु की मात्रा बताने वाला को हम नंबर बोलते हैं। दूसरा है आपका गिनती। गिनती, काउंटिंग जिसे बोलते हैं, वस्तुओं को गिनने की प्रक्रिया या संख्या है। उदाहरण के लिए, बच्चों ने आमों की गिनती की। किसकी गिनती करी, आमों की। इससे भी हमने चिन्हित कर दिया। फिर आता है आपका तीसरा क्रमांक, जो कि है सीरियल नंबर, किसी व्यक्ति या वस्तु को दिया गया क्रम सूचक नंबर। यानी कि इसमें नंबरिंग दी जा रही है किसी वस्तु या फिर व्यक्ति को। जैसे कि मेरी परीक्षा में क्रमांक 125 है, यानी कि रोल नंबर की बात कर रहा है, क्रमांक दिया, इसमें भी एक चिन्हित किया जा रहा है। फिर आता है आपका चौथा निशान। निशान भी किसी वस्तु पर बना हुआ पहचान की चिन्ह है। उदाहरण के लिए, उसके हाथ पर चोट का निशान है, इसमें भी मार्किंग के लिए की जा रही है। फिर आता है आपका चिन्ह, सिंबल, जिसे किसी विशेष अर्थ को दर्शाने वाला संकेत होता है, उसे बोला जाता है। उदाहरण के लिए, सड़क पर बने चिन्ह यातायात के नियम बताते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका छठा, छाप, इंप्रेशन, किसी वस्तु के दबाव से बनी हुई आकृति या निशान, इसे हम इंप्रेशन बोलते हैं। उदाहरण के लिए, गीली मिट्टी पर उसके पैर की छाप रह गई। काफी इजी है। बाकी अब जैसे जैसे आएगा मैं आपको थोड़ा टफ कराते जाऊंगा। आपको 1000, इसके बाद आप किसी भी डीएसएसबी का एग्जाम दोगे ना, आप 100% पर्यायवाची से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है आपका अंकुर। अंकुर, जिसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, बीज से निकलने वाले पौधे का नया छोटा भाग को हम अंकुर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बारिश के बाद मिट्टी से हरे हरे अंकुर निकले, यानी कि छोटे छोटे पौधे निकले। अब इसके पर्यायवाची आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोपल, ये कई बार रिपीट हो चुका है। कोम्पल, कोम्पल क्या होता है, पौधे पर निकलने वाला जो नया पत्ता या भाग होता है, उसको हम कोम्पल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, पेड़ पर नई कोम्पले फूट गई। कोम्पले फूट गई यानी कि कई सारे जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, वो मतलब निकल गए। फिर आता है आपका अखुआ। दूसरा है अखुआ। अखुआ क्या है, बीज से निकलने वाला नया पौधा, ये भी बीज से ही निकलता है। काफी अजीब वर्ड है ना, पर एग्जाम में ये आते हैं। गेहूं के बीज से अखुआ निकला। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड, कौन सा, पौधे से निकलने वाली नई शाखा।
जिसे हम कल्ला बोलते हैं। कल्ला, अखुआ, कोपल, ये तीनों ही पर्यायवाची हैं किसके? अंकुर के। एग्जाम्पल के लिए पौधे में नया कल्ला निकला। कल्ला निकला का मतलब छोटा सा हिस्सा निकला। फिर आता है आपका नवोदित, जो कि नया नया जो उगा हुआ पौधा होता है ना, उसको हम नवोद्विद बोलते हैं। खेत में नवोद्विद पौधे दिखाई दे रहे हैं। फिर आता है आपका पांचवा कलिका। कलिका तो आप समझ जाओगे, फूल की बंद कली को हम कलिका बोलते हैं। गुलाब की कलिका धीरे धीरे खिलने लगी। फिर आता है आपका छठा गाभा। गाभा, पौधे के अंदरूनी और कोमल भाग को हम गाभा बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीट भी हो चुका है। गाभा, पौधे के गाभे से नई वृद्धि होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पर्यायवाची पर, जो कि है अंकुश। अंकुश का मतलब स्टॉप करना, किसी पे प्रतिबंध लगा देना। अब इसका मतलब क्या है? किसी कार्य, व्यक्ति या गतिविधि को रोकना या फिर नियंत्रित करने को हम अंकुश बोलते हैं। ठीक है, अभी इसके मेनली पर्यायवाची ऊपर दे रखे हैं, बाकी इसकी जो मीनिंग है आपको स्क्रीन पे ही है। पहला है प्रतिबंध। प्रतिबंध तो आप समझ जाओगे, रुकावट है ना, किसी कार्य को करने से रोकने का नियम। सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। दूसरा है रोक, ये भी आप जानते हो, किसी काम को आगे बढ़ने से रोकना। पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई। फिर आता है आपका दबाव, प्रेशराइज करना, किसी को प्रभावित या नियंत्रित करने का जोर देना। परिवार के दबाव से उसने अपना निर्णय जो है बदल दिया, यानी कि किसी का प्रेशराइज करा ताकि उसने अपना निर्णय बदल लिया। फिर आता है आपको रुकावट। रुकावट से भी आप समझ जाओगे, किसी कार्य में बाधा डालने वाली चीज को हम रुकावट बोलेंगे। बारिश के कारण सड़कों पर निर्माण में रुकावट आई। फिर आता है आपका नियंत्रण। नियंत्रण में क्या? किसी चीज को अपने नियंत्रण में रखना। अब हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची हो गए किसके? अंकुश के। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है हमारा अंग। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार की कैटेगरी में रख लो, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर सोल्व किया होगा उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है? शरीर का कोई हिस्सा या वस्तु का कोई भाग, जिसे हम अंग बोलते हैं। जैसे कि मेनली इंपॉर्टेंट है आपका अवयव। अवयव जो कि है शरीर का कोई विशेष भाग। हृदय शरीर का महत्वपूर्ण अवयव होता है। फिर आता है आपका दूसरा वर्ड अंश, किसी चीज का एक हिस्सा, जिसे हम अंश बोलते हैं। इस सफलता में मेरा भी अंश है, मेरा भी कुछ पार्ट है, तो यही बता रहा है। फिर आता है आपका थर्ड काया। काया जो है शरीर या फिर देह को बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको 3 स्टार की कैटेगरी में डाल दो। काया, योग से काया स्वस्थ रहती है। काया मतलब शरीर, शरीर जो है स्वस्थ रहती है, जो कि एक पार्ट ही है किसी हमारी बॉडी का। फिर आता है आपका चौथा हिस्सा, किसी वस्तु का भाग या फिर उसे हम हिस्सा बोलेंगे। उसने संपत्ति का अपना हिस्सा लिया। फिर आता है आपका भाग, ये तो इजी, आप आराम से याद कर लोगे। किसी वस्तु का हिस्सा जिसे हम भाग बोलते हैं, यह पुस्तक का अंतिम भाग है। ठीक है, मैं आपको इसकी मीनिंग और इसके एग्जाम्पल्स एक ही जगह प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको आपको ध्यान देना। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर जाओ। ठीक है, फिर आता है आपका खंड, जो कि आपका छठा है, किसी वस्तु पर का विभाजित हिस्सा। भारत को कई भौगोलिक खंडों में बांटा जा सकता है। फिर आता है आपका छठा उपवांश। उपांश काफी इंपॉर्टेंट है। उपांश किसी बड़े अंश का छोटा हिस्सा, जिसे हम उपांश बोलते हैं। इस योजना का एक उपांश शिक्षा से भी संबंधित है। ठीक है, एक हिस्से की बात कर रहा है ये। फिर आता है आपका घटक। घटक किसी वस्तु को बनाने वाला हिस्सा। पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के घटकों से बना है, यानी कि कई सारे पार्टों से मिलकर बना है। फिर आता है आपका टुकड़ा। टुकड़ा आप समझ जाओगे, किसी बड़े बड़े पार्ट का छोटा सा हिस्सा, किसी वस्तु का छोटा सा हिस्सा। उसने केक का एक टुकड़ा खाया। फिर आता है आपका तन। तन को हम बॉडी बोलते हैं, शरीर। तन और मन दोनों स्वस्थ रखना चाहिए। फिर आता है आपका कलेवर, ये भी एक शरीर या देह को बोलते हैं। मनुष्य का कलेवर नश्वर है। फिर आता है आपका शरीर। शरीर तो आप जानते जाओ, बॉडी से रिलेटेड है। फिर आता है आपका देह। देह भी आपका शरीर से है। ठीक है, काफी ज्यादा वर्ड्स है, वो बहुत ही ईजी है। अगर आप एक बार भी पढ़ लोगे तब भी आपको याद लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। बाकी आप रिवीजन करते रहना जब तक आपका एग्जाम होता नहीं है। ठीक है, फिर आता है आपका अग्नि, आग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके भी कई सारे पर्यायवाची आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है आपका, इसकी मीनिंग क्या है? आग या फिर अर्थात वह शक्ति जो जलाती है और ऊष्मा तथा प्रकाश देती है। ठीक है, पहला वर्ड है आपका आग। जलने वाली चीजों को हम अग्नि बोलते हैं। आग से लकड़ियां जलाने लगी, सॉरी, आग से लकड़ियां जलने लगी। फिर आता है आपका अनल, काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीट भी हो चुका है। अनल, अग्नि जिसका कोई अंत ना हो, या यज्ञ में अनल प्रज्वलित किया गया। अनल मतलब आग को बढ़ाया। फिर आता है आपका पावक। पावक जो कि है अग्नि पवित्र करने वाली। यज्ञ की पावक ज्वाला चारों ओर प्रकाश फैला रही है।
अनल हो गया, पावक हो गया और जातवेद, ये कई बार रिपीट भी हो चुका है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। जातवेद अग्नि का एक वैदिक नाम है जिसे हम जातवेद बोलते हैं। वैदिक मंत्रों में जातवेद का उल्लेख मिलता है। फिर आता है आपका कृषाणु। कृषाणु जिसे हम अग्नि बोलते हैं, ऋषियों ने कृषाणु को यज्ञ का महत्वपूर्ण तत्व माना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपको ये वर्ड दिख रहे हैं ना आपके स्क्रीन पर, इसको आपको ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़ना है। फिर आता है वैश्वानर। अग्नि विशेषतः सर्वव्यापी प्राचीन, अग्नि के अर्थ में ही है ये भी, जो कि इसके एग्जाम्पल से समझो, आयुर्वेद में शरीर के वैश्वानर अग्नि का उल्लेख करता है, मतलब आग का जो वैश्वानर है ना उसमें उल्लेख करता है। फिर आता है आपका हुतासन, आहुति को ग्रहण करने वाली अग्नि। यज्ञ में हुतासन को घी की आहुति दी गई। हुतासन मतलब उसे बढ़ाया, उसे थोड़ा सा उसका ना इंटेंसिफाई किया गया, इसे इंटेंसिफाई भी बोला जाता है इंग्लिश में, इंटेंसिफाई। फिर आता है आपका रोहिताश्व, जो कि अग्नि का एक नाम है। प्राचीन साहित्य में रोहिताश्व अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका वायु सखा। वायु सखा वायु की सखी सहचर अर्थात अग्नि को ही बोला जाता है। वायु सखा अग्नि वायु के संपर्क में और तेज जलती है, यानी कि एक एक से प्रोसेस तेज हो जाता है। जो अगर जैसे आप जानते हो पंखा उंखा वगैरह अगर अग्नि के सामने चलाना स्टार्ट कर दो तो उसकी जो लपटें हैं वो तेज हो जाती हैं। ठीक है, तो वहां से ये आया हुआ है अवायु सखा। फिर आता है आपका हव्यवन, देवताओं तक हव्य या फिर आहुति पहुंचाने वाली अग्नि। यज्ञ में आह्वान को आहुति अपर्तित की गई। ठीक है, फिर आता है आपका दहन। दहन जो है जलाने वाली अग्नि या फिर जलने की प्रक्रिया को हम दहन बोलते हैं। जंगल में आग से पेड़ों का दहन हुआ। फिर आता है आपका अरुण, कई बार रिपीट हो चुका है अरुण। अरुण अग्नि के संदर्भ में प्रयुक्त एक नाम है। काव्य में अग्नि की अरुण ज्वाला का सुंदर वर्णन मिलता है। ये जो आपको स्क्रीन है ना, इसको आपको एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है और इसके जो एग्जाम्पल है इसको आपको बार बार बोलना है ताकि आपको ना याद हो जाए। मेनली आपको याद करना है, बाकी आप किसी तरह से भी याद कर सकते हो, भूल जाओ फेंक दो, पर आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर है अंचल। अंचल जिसकी मीनिंग क्या है, अंचल का अर्थ संदर्भ के अनुसार साड़ी का पल्लू या फिर किसी क्षेत्र या प्रदेश का भाग होता है। ठीक है, ये किसी पार्ट या फिर पल्लू को दिखा रहा है। पल्लू हो गया, छोर हो गया, क्षेत्र हो गया, अंत हो गया, प्रदेश, आंचल, किनारा, ये इसके पर्यायवाची हो गए। जैसे पल्लू, साड़ी का वो भाग जो कंधे पर रखा जाता है उसे हम पल्लू बोलते हैं। माँ ने बच्चों को अपने पल्लू में छिपा लिया। फिर आता है आपका छोर, किसी वस्तु का अंतिम सिरा को हम छोर बोलते हैं। नदी के दूसरे छोर पर एक गांव है। फिर आता है आपका क्षेत्र, किसी विशेष स्थान या इलाके का भाग को हम क्षेत्र बोलते हैं। यह क्षेत्र खेती के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है आपका अंत, ये लास्ट किसी पार्ट को दिखाता है। किसी चीज का आखिरी भाग को हम अंत बोलते हैं। सड़क के अंत में एक मंदिर है, ये कई बार रिपीट हो चुका है तो ध्यान देना। ये जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मैं आपको बेस्ट कंपाइलेशन दे रहा हूँ। फिर आता है आपका प्रदेश, किसी देश या राज्य का भाग या फिर क्षेत्र को हम प्रदेश बोलते हैं। राजस्थान एक सुंदर प्रदेश है। फिर आता है आपका आंचल, साड़ी का पल्लू या फिर मृतत्व या फिर संरक्षण की प्रतीक है। बच्चों ने माँ के आंचल में सुरक्षित महसूस किया। फिर आता है आपका किनारा, किसी स्थान या फिर वस्तु की सीमा को हम किनारा बोलते हैं। नदी के किनारे पेड़ लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि है आपका अचानक। अचानक का मतलब क्या होता है, बिना किसी पूर्व सूचना तैयारी के अपेक्षा के कोई घटना हो जाना। ठीक है, जिसे इम्प्रोम्प्टो बोलते हैं इंग्लिश में, इम्प्रोम्प्टो, विदाउट प्रिपरेशन आपको कुछ ना कुछ करना होता है तो वही है अचानक। अचानक के इसके पर्यायवाची देख लो, अकस्मात, अनायास, एकाएक या फिर देवायक। पहला वर्ड है आपका अकस्मात। अकस्मात का मतलब क्या होता है, बिना किसी चेतावनी के अचानक हुआ काम। अकस्मात तेज बारिश शुरू हो गई। फिर आता है आपका अनायास। अनायास का मतलब बिना प्रयास या योजना के अपने आप में कार्य करना। वह अनायासी है, अपने पुराने मित्र से मिल गया, मतलब वह अचानक ही अपने पुराने मित्र से मिल गया। फिर आता है आपका एकाएक, अचानक या फिर तुरंत। एकाएक बिजली चली गई, काफी इंपॉर्टेंट है, 4 वर्ड है पर कई बार रिपीट हो चुका है। फिर आता है आपका देवयुग, संयुग वंश या भाग्य से कोई घटना घट जाना। देवयुग से उसकी मुलाकात अपने पुराने शिक्षक से हो गई। ठीक है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट वर्ड है तो आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आता है आपका अटल। अटल जिसका मीनिंग क्या है, जो अपने निर्णय, विचार या स्थान से हिले नहीं, दृढ़ हो या फिर और स्थिर हो। इसे हम इंग्लिश में स्टबन भी बोलते हैं, स्टबन। ठीक है, इसके जो पर्यायवाची हो देख लो। पहला है आपका अडिग रहना, जो अपने निर्णय से ना हटे।
वह अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहा। फिर आता है आपका स्थिर, स्थिर भी एक जगह कांस्टेंट रहा, जो हिले या फिर बदले नहीं, वह अपने निर्णय पर स्थिर रहा। फिर आता है आपका तीसरा वर्ड पक्का, जो निश्चित दृढ़ हो, उसने अपनी नौकरी करने का पक्का निर्णय ले लिया। ठीक है। फिर आता है आपका दृढ़, जो कि मजबूत और अपने विचार पर कायम रहे, उसे दृढ़ संकल्प ने उसे सफलता दिलाई। फिर आता है आपका अचल, जो कि है जो हिल ना सके, पर्वत अचल दिखाई देता है। फिर आता है आपका निष्फल, जो बिल्कुल स्थिर हो, तालाब का पानी आज निष्फल है। गिरी काफी इंपॉर्टेंट है, पर्वत की तरह कठोर, पर्वतः स्थिरता के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। ये गिरी एक पर्वत है जो कि अपनी जगह पर रहता है। हिमालय एक विशाल गिरी है, पर्वत से रिलेटेड है। फिर आता है आपका शैल, शैल को भी हम पर्वत या फिर चट्टान बोलते हैं, जो अपनी जगह से ना हिले, ऊंचे शैल पर मंदिर बना है। फिर आता है आपका नग, जिसे हम पर्वत भी बोलते हैं, ये सारे के सारे पर्वत से रिलेटेड है, जो कि अपनी जगह से हिलते नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो कि है आपका अटकेली, जिसका मतलब होता है मनोरंजन या मस्ती के लिए की जाने वाली चंचल मजाक या फिर खेलपूर्ण गति को हम अटकेली बोलते हैं। इसके आपके पर्यायवाची स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला वर्ड है आपका कौतुक, जो कि मनोरंजन या फिर मजेदार गतिविधि है। बच्चों ने मेले में तरह तरह के कौतुक देखे, मजेदार चीजें। फिर आता है आपका क्रीड़ा, क्रीड़ा होता है खेल या फिर मनोरंजन, जो अटकेली का ही पर्यायवाची है। बच्चों के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी कि खेल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। फिर आता है खेलकूद, खेलना या फिर मनोरंजन करना, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद काफी जरूरी है। फिर आता है चुलबुलापन, शरारती और हंसमुख स्वभाव, उसकी बात में बचपन का चुलबुलापन छलकता है। उछल कूद करना, खेलना, हंसी मजाक करना। तो इसके अच्छे वर्ड है, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। फिर है आपका नेक्स्ट वर्ड अमृत, जो कि है देवताओं या दिव्य पेय, जिसे पौराणिक कथाओं में अमरता प्रदान करने के लिए माना गया है। ठीक है। अब इसके पर्यायवाची देख लो। पहला है अमीय, अमृत व बहुत मीठा और मधुरता पदार्थ, माँ के प्रेम के अमीय से जीवन सुखमय हो जाता है, मतलब अमर हो जाता है। फिर आता है आपका दूसरा वर्ड पीयूष, पीयूष अमृत या अमरता देने वाले दिव्य रस को हम पीयूष बोलते हैं। कवि ने माँ के दूध को पीयूष के सामने सम्मान बताया, यानी कि अमरता की तरह दिखाया। फिर आता है आपका अम्मी, ये भी अमृत से रिलेटेड है। मधु, मधु जो है मीठा रस, काव्य में अमृत के अर्थ में भी है, उसके मधुर शब्द कानों में मधु घोल देते हैं। फिर आता है आपका सोम, सोम भी एक वैदिक परंपरा में एक दिव्य पेय या फिर अमृत के अर्थ में भी है। इसका उदाहरण देख लो, वैदिक ग्रंथों में सोम का विशेष महत्व है। सोम, सोम रस सुना होगा, सोम रस अमरता को प्रदान करता है ना। फिर आता है आपका सुधा, सुधा आपने सुधा दूध का नाम सुना होगा, जो कि आप उसको पियोगे तो स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, तो उसी से अमृत वगैरह से रिलेट कर सकते हो, अमृत या फिर दिव्य मधुर रस। फिर आता है सुरभोग, देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाने वाला दिव्य भोग या फिर पेय, प्रणयी कथाओं में सुरभोग का उल्लेख मिलता है। फिर आता है आपका जीवनोदक, जीवनोदक में क्या कहते हैं, जीवन देने वाला जल या फिर अमृत, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान देना। वर्षा का जल सूखी धरती के लिए जीवनोदक बन गया। फिर आता है आपका सुबह, शुभ या फिर मंगलकारी, कुछ शब्दों सूचियों में अमृत का प्राय दिया गया है, उसे आगमन, उसके आगमन को सभी ने सुबह घड़ी माना। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपको स्क्रीन पे स्लाइड दिख रहा है, इसकी जो पीडीएफ है आपको पढ़ना है। ठीक है। एक बार पढ़ लो ना गाइस, कितना ही टाइम लगेगा। फिर देखो अयोग्य, जिसका मतलब होता है जिसमें किसी कार्य करने की योग्यता या फिर क्षमता ना हो। ठीक है। पहला इसके पर्यायवाची देख लो, अनहर, जो किसी पद या कार्य के योग्य ना हो, उसे हम अनहर्य बोलते हैं। आवश्यक योग्यता ना होने के कारण वह इस पद के लिए अनर्य है, मतलब इनकॉम्पिटेंट है, इनएलिजिबल बोल सकते हैं, योग्यताहीन, ये तो आप समझ जाओगे, ना लायक तो भी समझ जाओगे, ना काबिल भी समझ जाओगे। ठीक है। तो आप एग्जाम्पल पढ़ लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि है अभिप्राय। अभिप्राय का मतलब होता है किसी बात के पीछे छिपे हुए मतलब, उद्देश्य या फिर विचार को समझना। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया कि इससे सॉरी पर्यायवाची कौन कौन से हो गए, प्रयोजन, आशय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, जो जो इसके मीनिंग है ना, मीनिंग कहना क्या चाहता है, इसका अभिप्राय क्या है, ये सबके पर्यायवाची है। पहला पर है प्रयोजन, प्रयोजन किसी काम का उद्देश्य है। कोई भी परियोजना वगैरह करना होता है ना, उससे पहले आपको प्रयोजन करना होता है कि आखिर आपका उद्देश्य क्या है। इस योजना का प्रयोजन गरीबों की सहायता करना है। फिर आशय, मन में छिपा हुआ भाव या फिर मतलब को हम आशय बोलते हैं। तुम्हारे कहने का आशय मैं समझ गया, तुम्हारे कहने का अभिप्राय मैं समझ गया। फिर आता है आपका तात्पर्य, कहने का मतलब क्या है, किस बात का मुख्य अर्थ या फिर मतलब क्या है। इस कहानी का तात्पर्य हमें ईमानदारी की सीख देना है। मतलब समझ जाओगे। अर्थ, अर्थ मीनिंग को दिखाता है। मंतव्य,
ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसी विषय पर व्यक्त किया गया विचार या फिर उद्देश्य को मंतव्य बोलते हैं। इस विषय पर आपका क्या मंतव्य है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे हम पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, मंतव्य कहलाता है। ठीक है। मनसा, आप किसी उलझन में हो तो यानी कि आप सोच रहे हो, यानी कि सोच रहे हो तो उसका आप अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मन में किसी काम को करने का इरादा, उसकी मनसा किसी को दुख पहुंचाने की नहीं थी। फिर आता है आपका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, किसी काम को करने का लक्ष्य, यही आपको उद्देश्य कहलाता है। फिर आता है आपका विचार, मन में आया हुआ मत या फिर सोच को हम विचार बोलते हैं, उसके विचार बहुत सकारात्मक है। ठीक है। वर्ड और उसकी मीनिंग और एग्जाम्पल, ये आपका चल रहा है और इसको आपको एंड तक संभाल के रखना है, नहीं तो गाइस आपको सिर्फ एक वीडियो मिल जाएगा, इसके अभिप्राय है और इतना ही, जितना आपके स्क्रीन पे इतना दिख रहा है ना, ये आपकी स्क्रीन पे इतना ही दिख रहा है, बस इतना करा दिया जाता है। बट मैं चाहता हूँ ना, आपको जितनी भी वीडियोस वगैरह मिले या फिर पीडीएफ वगैरह मिले, आपको एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है और पढ़ना है। ठीक है। फिर आता है आपका अर्जुन, जिसका मतलब होता है अर्जुन जो है महाभारत के महान धुरंधर और पांडवों में से एक थे। तो यहाँ पे गौरवशाली की कुछ ना कुछ बात हो रही होगी, जैसे कि भारत, पहला है आपका वर्ड भारत, ये इसका पर्यायवाची है। अर्जुन का एक नाम जो है भरत वंश से संबंधित होने का कारण है। भरत ने युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई। गुडाकोश, अर्जुन का नाम जिसका अर्थ निद्रा पर विजय पाने वाला है। गुडाकोश अपने अनुशासन और एकाग्रता के लिए प्रसिद्ध थे। पार्थ, काफी इंपॉर्टेंट है, अर्जुन का प्रसिद्ध नाम है जो कि माता प्रथा कुंती के पुत्र होने का कारण है। और पार्थ ने श्री कृष्ण से गीता का उपदेश सुना। फिर आता है सहस्त्रजान, यह अर्जुन पांडव का सामान्य प्राय नहीं है, मुख्यतः कार्तवीर अर्जुन का नाम है, यानी कि एक वीरता को दिखा रहा है। ठीक है। फिर आता है आपका धनंजय, अर्जुन का एक प्रसिद्ध नाम है जो धन और विजय प्राप्त करने वाला है। तो धनंजय महान और धुरंधर के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि है आपका अवज्ञा, किसी व्यक्ति, आदेश या फिर बात का सम्मान ना करना, जानबूझकर उसे महत्व ना देना, ये इसका अवज्ञा कहलाता है। इसके पर्यायवाची देख लो, अनादर करना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, सम्मान ना करना, बड़ों का अनादर करना अच्छी बात नहीं होती। तिरस्कार करना, इंसोलेंट, इसे इंसोलेंट भी बोलते हैं, इंसॉलेंट जिसे नीचे दिखाना भी बोलते हैं, किसी को नीचा समझ जाकर अपमानित करना, उसे गरीब व्यक्ति का तिरस्कार किया गया। अवमानना, सम्मान में कमी करना या फिर अपमान करना, किसी के अधिकारों को अवमानना नहीं करना चाहिए। अपमान करना नीचा दिखाना होता है। अवहेलना, किसी बात को महत्व ना देना या फिर उपेक्षा करना। नियमों की अवहेलना करना नुकसानदायक हो सकता है। फिर यहाँ तौहीन करना, अपमान या फिर अनादर, किसी का तौहीन करना या फिर उचित नहीं है। नेक्स्ट वर्ड को देख लो। फिर आता है आपका अश्व, जो कि घोड़ा है। घोड़ा जो एक तेज दौड़ने वाला पालतू पशु है, तो ये किसी स्पीड को दिखा रहा हुआ, तो इसका पहला पर्यायवाची है घोड़ा। अश्व के सामान्य रूप, तुरंग, तुरंग काफी इंपॉर्टेंट है, तेज गति से चलने वाले घोड़ा को हम तुरंग बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको भी 5 स्टार की कैटेगरी में डाल दो, ये कई बार रिपीट भी हो चुका है। तुरंग हो गया। हाय, घोड़े के लिए प्रयुक्त संस्कृत शब्द को हम हाय बोलते हैं, प्राचीन ग्रंथों में हाय शब्द मिलता है। फिर आता है आपका बाजी, जो कि घोड़ा, विशेषकर तेज दौड़ने वाले घोड़े को बोलते हैं। योद्धा में तेज बाजी पर सवार था। सेंध्य, सेंध्य सिंधु प्रदेश का प्रसिद्ध घोड़ा, जो को हम सेंध्य बोलते हैं। राजा के पास एक सुंदर सेंध्य घोड़ा है। घोटक, घोटक को भी हम घोड़ा बोलते हैं। घोटक पर बैठकर सैनिक आगे बढ़े। बछेड़ा, घोड़े के बच्चे को हम बछेड़ा बोलते हैं। मैदान में एक छोटे बछेड़ा दौड़ रहा है, यानी कि घोड़े का बच्चा दौड़ रहा है। फिर आता है आपका रविसुत, सूर्य का पुत्र, पौराणिक संदर्भ में अश्व के लिए प्रयुक्त नाम। पौराणिक कथों में रविसुत शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है। और लास्ट आपका अर्धा, अर्धा घोड़े के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, जो पुराने साहित्य में अर्धा शब्द मिलता है। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा गला बैठ गया। नेक्स्ट देखो, असुर, जो कि है पौराणिक कथाओं में देवताओं के विरोधी या फिर दैत्य दानव वर्ग के प्राणी को हम असुर कहते हैं। अब इसके वो भी देख लो पर्यायवाची, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी 5 स्टार की कैटेगरी में डाल सकते हो। पहला है आपका रजनीचर, रजनीचर रात में विचरण करने वाले को हम रजनीचर बोलते हैं, असुर से ही रिलेटेड है। कथा में रजनीचर रात्रि के समय वन में घूमता था। फिर आता है आपका निशाचर, रात में घूमने वाले प्राणी को हम निशाचर बोलते हैं। तो गाइस, आप रात में तो नहीं घूमते ना, अगर आप रात में घूमते हो तो आप निशाचर हो। फिर आता है आपका दानव, दानव आप समझ जाओगे, दैत्य भी आप समझ जाओगे, राक्षस समझ जाओगे। धनुष, धनु के पुत्र जो कि असुर है।
पौराणिक कथाओं में धनुष देवताओं के विरोधी बताए गए हैं। यातुधान ये भी इंपॉर्टेंट है, राक्षस या असुर के लिए प्रयुक्त शब्द। प्राचीन ग्रंथों में यातुधान शब्द का उल्लेख मिलता है। तमीचर अंधकार रात्रि में विचरण करने वाला। काव्य में तमीचर शब्द का प्रयोग रात्रि चढ़ के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अवरोध करना मतलब इसकी मीनिंग है किसी कार्य, रास्ते या फिर प्रगति को रोकने वाली बाधा, जिसे अवरोध बोलते हैं। रुकावट या फिर विघ्न भी बोल सकते हैं। तो इसके पर्यायवाची देख लो। पहला है रुकावट। रुकावट तो आप समझ जाओगे, किसी चीज को रोकने की बात करा है। विघ्न डालना, कार्य में आने वाली बाधा या फिर परेशानी को हम विघ्न बोलते हैं। सफलता में रास्ते में कई विघ्न आते हैं। फिर आता है आपका व्यवधान, किसी कार्य के बीच में आने वाली बाधा को हम व्यवधान बोलते हैं। बिजली कटने से व्यवधान पड़ा है। फिर आता है आपका अरुगा, बाधा या रुकावट के अर्थ में प्रयुक्त शब्द अरुगा बोलते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अतिथि। अतिथि जो कि है जो व्यक्ति किसी के घर या स्थान पर मिलने या फिर रहने के लिए आए, उसे हम अतिथि कहते हैं। ठीक है, अब इसके पर्यायवाची भी देख लो। पहला है मेहमान। मेहमान आप समझ जाओगे। पहुना काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीट भी हो चुका है। अतिथि या मेहमान को हम पहुना बोलते हैं। गाँव में आए हुए पहुने को सभी स्वागत करते हैं, मेहमान बोलते हैं। अभ्यागत काफी इंपॉर्टेंट है भी, किसी स्थान पर आया हुआ व्यक्ति या अतिथि अभ्यागत बोला जाता है। अभ्यागत का सम्मान करना हमारी परंपरा है। रिश्तेदार, रिश्तेदार तो आप समझ जाओगे, रिलेटिव्स बोलते हैं, नातेदार, रिलेटिव। आगुंतक, बाहर से आने वाले व्यक्ति को हम आगुंतक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो कि आपका अतीत, पुराना, जो समय बीत चुका है उसे हम अतीत बोलते हैं। अब इसके पर्यायवाची देख लो। पूर्व काल, भूतकाल, विगत। विगत काफी इंपॉर्टेंट है, ये दो तो आप समझ ही जाओगे। विगत जो बीत चुका हो। विगत वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। गत बीता हुआ या फिर पिछला। गत वर्ष उसने परीक्षा उत्तीर्ण की, काफी इंपॉर्टेंट है दोनों, विगत और गत। विगत और गत गाइस इसको याद करना है, इसको भी 4 स्टार की कैटेगरी में डाल दो। पूर्व काल और भूतकाल तो समझ जाओगे, पर विगत और गत आप नहीं समझ पाओगे, तो इसको आप ध्यान देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका अनाज, खेतों में उगाई जाने वाली फसलें जिनसे भोजन प्राप्त होता है, जैसे कि गेहूं, चावल या जौ, उसे हम अनाज बोलते हैं। अब इसके पर्यायवाची देख लो। अन आप समझ जाओगे। सस्य काफी इंपॉर्टेंट है, खेत में उगने वाले फसल को हम विशेषकर अनाज को हम सस्य बोलते हैं। किसान ने खेत में अच्छे शस्य उगाई। फिर आता है आपका धान्य। धान्य अनाज या फिर खाद के फसल को हम धान्य बोलते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के धान्य पाए जाते हैं। फिर आता है आपका गल्ला। गल्ले को क्या बोलते हैं? व्यापार में अनाज या फिर खाद्य वस्तुओं के लिए प्रयुक्त शब्द है। व्यापारी ने अपने दुकान में गल्ला भर कर रखा है। गल्ला मतलब चीजों को भर के रखा है। फिर आपका खाद्यान्न, खाने योग्य अनाज को हम खाद्यान्न बोलते हैं। सरकार गरीबों की संस्था सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो गाइस यहीं तक था। कैसी लगी आज की वीडियो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए, बाकी मैं ये सीरीज तो स्टार्ट कर ही रखा है, देखते हैं कब तक हो सकता है। या आपका 5 तारीख तक हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, ये जितना हो सकता है इसको आप शेयर करोगे उतना ही आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलेगी। तो आप कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को मैं इतना रखता हूँ, और 21 क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, तो टाटा बाय बाय।